हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 2 का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है विज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। इससे पहले मैंने आपको लैंग्वेज थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म में बताया था। तो ये दो पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आने वाला है आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। या तो आपकी लैंग्वेज थ्योरी आएगी या फिर आपका विज थ्योरी आएगी। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म को। तो क्या है विज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, इसको देखते हैं। तो देखिए, जो विज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म है इसका अनदर नेम है क्यूरी-वेज लॉ। हो सकता है एग्ज़ाम में आपके सामने क्यूरी-वेज लॉ करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं डोमेन्स थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। इस तरीके से भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस थ्योरी को वेज ने दिया था, जिनका पूरा नाम है पीजे वेज, और ये थ्योरी दी थी 1907 में। क्लियर है? ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए, हमारे पास एक सैंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल है, और ये सैंपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। आई बात समझ में? अब होता क्या है कि इस सैंपल में ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मैंने इस सैंपल में 4 पार्ट बनाए हैं। आई बात समझ में? अभी मैं धीरे धीरे आपको सारी बात बताऊंगा, ठीक है ना। तो ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डोमेन्स कहते हैं। जो डोमेन्स होते हैं इनके पास क्या होता है, अपना एक नेट मैग्नेटिक डायपोल होता है। मैग्नेटिक डायपोल तो आपको पता ही है, M = क्या होता है, I/A होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? आई का मतलब करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और मूविंग चार्ज हमेशा करंट को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, अपना एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। चलिए फिर से मैं आपको बात क्या कर रहा था कि भाई ये आपके पास एक सैंपल है। इस सैंपल में आप देख सकते हैं डोमेन्स देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए डोमेन्स बना रखे हैं, ठीक है ना। अब हर एक डोमेन के पास क्या होते हैं, अपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो अपने को किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है ना, डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने की वजह से हर एक डोमेन के पास क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंटो होता है, ठीक है ना। जैसे इस वाले डोमेन को देखो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अपने को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से इनके पास क्या अपना एक नेट डायपोल मोमेंट है। इसी तरीके से इस डोमेन को भी देख सकते हैं, ठीक है ना, या बाकी बचे हुए डोमेन को भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट देखा जाए तो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जितने डोमेन्स अपवर्ड डायरेक्शन में हैं उतने ही डोमेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, जितने डोमेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हैं उतने ही डोमेन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस पूरे सैंपल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर डोमेन को देखा जाए तो उसके पास अपना एक क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर है बात है? अच्छा, अब जब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो डोमेन, देखिए ये डोमेन अपवर्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, अपवर्ड है। तो जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, उस डोमेन का क्या होता है, एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। यानी कि उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए इसलिए देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है ना, पहले मैंने चारों डोमेन्स को इक्वल स्पेस दिया था। यहाँ पर देखिए जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, देखिए उसको ज़्यादा स्पेस मिल गया, और जो बाकी के जो डोमेन हैं वो भी अपने को धीरे धीरे इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश करते हैं, ढालने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये वाला डोमेन है, अब देखो धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अपने को ढालने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ऐसे ही बाकी भी क्या करते हैं, अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जब हम किसको अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो देखिए कितनी आसान सी थ्योरी है, बस इसको थोड़ा हमने अच्छे तरीके से लिख दिया है। जैसे मैंने क्या लिखा है, देखिए इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ईच एटॉमिक डायपोल इज स्ट्रांगली कपल्ड टू इट्स नाइबोर्स बाय अ टिपिकल क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन। यानी कि देखिए यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में देखिए, ठीक है ना, ये जो डोमेन्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ को, और इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं,
एक्सचेंज इंटरेक्शन कहते हैं। अब इस एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, देखिए, ड्यू टू एक्सचेंज इंटरेक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक डायपोल्स गेट अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए जैसे इस डोमेन में जितने भी आपके डायपोल्स हैं उन्होंने अपने को एक ही लाइन में क्या कर दिया है, अलाइन कर दिया है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर दिया है, अलाइन कर दिया है। और इन डोमेन के पास क्या है, अब अपना एक नेट डायपोल मोमेंट है, बट पूरे सैंपल का कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है बातें। अब देखिए अभी क्या कह रहे हैं, दिस ग्रुप ऑफ एटॉमिक डायपोल इज कॉल्ड डोमेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम, एटॉमिक डायपोल के डोमेन कहते हैं। और जो वॉल्यूम होता है डोमेन का वो क्या होता है, 10⁻⁻⁶ पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद मैंने लिखा है ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो देखिए जो डोमेन्स क्या थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थे, ठीक है, उनका पर क्यूबिक वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, उनको ज़्यादा स्पेस मिल गया। और बाकी डोमेन्स अपने को उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये बात मैंने आपको बता दी, व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई। तो क्या लिखा है, नेट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सैंपल इज 0 बिकॉज डोमेन्स आर अरेंज्ड सो दैट दे कैंसिल ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि देखिए वो इस तरीके से अलाइन है कि उन्होंने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। यानी कि जितने फॉरवर्ड हैं उतने ही बैकवर्ड की तरफ हैं, जितने अपवर्ड हैं उतने ही कहाँ हैं, डाउनवर्ड हैं। तो यानी कि इंडिविजुअल इफेक्ट डायपोल मोमेंट का क्या है, 0 है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो साइज ऑफ द डोमेन अलाइन पैरेलल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ डोमेन्स ओरिएंटेड इन द अदर डायरेक्शन डिक्रीजेज। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए जो डोमेन्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ये ज़्यादा मैग्नेटाइज होने लग जाते हैं एज ए कम्पेयर टू जो अदर्स हैं। बट अदर भी अपने को क्या करते हैं, उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा भी है, व्हेन ऑल डोमेन्स आर सो ओरिएंटेड अ स्टेट ऑफ सैचुरेशन रीचेज एंड फर्दर मैग्नेटाइजिंग इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर सभी डोमेन्स क्या हैं ने अपने को अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया है तो अब कहाँ से मैग्नेटाइज होंगे, इसलिए उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन की कंडीशन कहते हैं। और उसके बाद मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। दिस हैपन्स व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। आई होप कि आपकी समझ में ये थ्योरी तो आ गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या लिख देना है अपने एग्जाम में, क्यूरी-वेज लॉ क्या होता है। देखिए क्यूरी-वेज लॉ क्या होता है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ससेप्टिबिलिटी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड टेम्परेचर विच इज गिवन बाई काई एम। काई एम क्या है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी। क्लियर है, कितना आसान सा है। यहाँ पर क्या है, सी डैश क्या है, क्यूरी कॉन्स्टेंट, और टी सी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। ठीक है ना। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एक बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, बहुत हाई टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी-वेज लॉ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एबव टू इट्स क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि अगर किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है ना, कब, जब उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सिस ऑफ टेम्परेचर। टी माइनस टी सी क्या है, एक्सिस ऑफ टेम्परेचर एबव द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है ना। तो यानी कि क्या है कि काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी, यानी कि एक्सेस टेम्परेचर। तो देखिए दोबारा से देखते हैं, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अबव टू इट्स क्यूरी टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर। तो देखिए यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए तो इतना ही था और ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होती है और जल्दी ही हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जो है इलेक्ट्रिक करंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।